सीरियल किलर, ये शब्द सुनते ही दिमाग में खौफनाक मॉन्स्टर जैसा चेहरा आ जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये चेहरा 8 साल के बच्चे का हो। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड में। आज हम इंडिया के सबसे शॉकिंग और साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग केसेस में से एक केस की फाइल खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है अमरजीत साडा की, जो 1998 में पैदा हुआ था, जिसे मीडिया ने नाम दिया वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर। 2007 में इस 8 साल के लड़के को एक 6 महीने की बच्ची के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया वो इससे कहीं ज़्यादा भयानक था। ये उसका तीसरा कत्ल था। ये वीडियो सिर्फ उसके जुर्म की दास्तान नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज और कानून पर बेहद मुश्किल सवाल खड़े करती है। एक बच्चा इतना बेरहम कातिल कैसे बन सकता है? उसके इस बिहेवियर के पीछे उसकी क्या साइकोलॉजी थी? उसकी गरीबी थी या पूरे सिस्टम ने का फेलियर था? चलिए इस कॉम्प्लेक्स केस की परत दर परत हम खोलते हैं। कहानी शुरू होती है मई 2007 में। बिहार के मुशहारी गांव में एक महिला चुनचुन देवी पाती है कि उसकी 6 महीने की बेटी खुशबू, जो एक प्राइमरी स्कूल में सो रही थी, गायब हो गई है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। जल्द ही शक गांव के एक 8 साल के लड़के अमरजीत साडा पर जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बिना किसी डर या पश्चाताप के जुर्म कबूल कर लेता है। वो गांव वालों और पुलिस को उस जगह पे ले जाता है जहां उसने बच्ची की लाश को दफनाया था। उसने बच्ची को एक ईंट, मतलब ब्रिक जो होती है, उससे पहले मारा उसके सर पे और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। पुलिस इंट्रोगेशन के दौरान अमरजीत का बर्ताव बड़ा अजीब था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पूछताछ के वक्त अक्सर मुस्कुरा रहा था और उसमें पश्चाताप का कोई निशान नहीं था। इस केस की सबसे चिलिंग डिटेल जो मीडिया में फैल गई थी वो ये थी कि उसने अपना जुर्म कबूल करने से पहले इंट्रोगेटिंग ऑफिसर से बिस्किट मांगे थे। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा शौक ये नहीं था। सबसे बड़ा शौक तब आया जब अमरजीत ने बताया कि ये उसका पहला कत्ल नहीं है। अमरजीत ने बताया कि उसने इससे पहले 2 और कत्ल किए हैं। ये दोनों कत्ल उसने अपने ही परिवार में किए हैं। 2006 में जब वो सिर्फ 7 या 8 साल का था, उसने अपनी 6 साल की चचेरी बहन, कज़न जो थी, उसका कत्ल किया था। उसने उसे पहले पीटा, फिर उसका गला घोंटकर मार डाला। इसके कुछ ही महीनों बाद 2006 के अंत में या 2007 की शुरुआत में, कंफर्म एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, उसने अपने दूसरे शिकार को चुना। उसकी अपनी 8 महीने की बहन, उसने उसे भी गला घोंटकर मार डाला। इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला पहलू ये है कि इन दोनों ही मामलों में अमरजीत के परिवार को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने इन कत्लों को फैमिलियल कंसीलमेंट यानी कि पारिवारिक मामला मानकर छिपा लिया। ये पर्दादारी एक ऐसा माहौल बना रही थी जहां अमरजीत को अपने किए का कोई अंजाम भुगतना नहीं पड़ रहा था। इस इनएक्शन ने शायद उसके बिहेवियर को और बढ़ावा दिया। उसे ये विश्वास दिलाया कि वो बिना किसी के डरे या कुछ भी कर सकता है। जब तक उसने परिवार के बाहर किसी बच्ची को निशाना नहीं बनाया, तब तक उसकी ये खौफनाक दुनिया ऐसी ही चलती रही। अमरजीत साडा को सिर्फ एक मॉन्स्टर कहना आसान है, लेकिन ये सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उसके इस बिहेवियर को समझने के लिए हमें उसके माहौल को समझना होगा जिसमें वो पल बढ़ रहा था। अमरजीत मुशहार कम्युनिटी से था। मुशहार, जिसका मतलब अक्सर चूहे खाने वाला लगाया जाता है, बिहार की एक सबसे मार्जिनलाइज्ड दलित कम्युनिटी में से एक है। ये लोग स्ट्रक्चरल वायलेंस यानी कि संरचनात्मक हिस्से का शिकार है। आइए कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं।
बिहार में 96.3 मुशहार लैंडलेस हैं, मतलब कि उनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीनों पे काम करते हैं। उनका लिटरेसी रेट सिर्फ 9.8% है और औरतों में तो ये 1% तक गिर जाता है। उनकी बस्तियां जिन्हें मुसहर तौली कहते हैं, अक्सर गांव के बाहर होती हैं, जहां साफ पानी, बिजली, सड़क या हेल्थ केयर जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं होती। अमरजीत का परिवार इसी सच्चाई का हिस्सा था। वो बेहद गरीब मजदूर थे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमरजीत खुद घर में फिजिकली अब्यूज और नेगलेक्ट का शिकार था। उसकी छोटी बहन का जन्म जो दूसरा विक्टिम बनी, परिवार पर एक फाइनेंशियल बोझ बन गया था। इस माहौल को एक्सपर्ट प्रोटेक्शन वैक्यूम कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां स्टेट की सुरक्षा नहीं पहुंचती। एक आम माहौल में अगर कोई बच्चा इतना एग्रेसिव बिहेवियर दिखलाता है तो शायद उसके टीचर, डॉक्टर या सोशल वर्कर उसे पहचान लेता है, उसे समझाता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देता है, बताता है कि बेटा ये गलत है, वगैरह वगैरह। लेकिन अमरजीत की दुनिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशनल टच पॉइंट था ही नहीं। उसके परिवार के पास ना एजुकेशन थी, ना रिसोर्सेज थे और ना ही सिस्टम पर भरोसा कि वो मदद मांगते। और मदद मांगते भी तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लगता है कि उसे कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि बच्चे को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, साथ में उनको भी डाल दिया जाता। उनके लिए इस सच को छुपाना ही एकलौता रास्ता था। तो आखिर में एक 8 साल के बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा था? अरेस्ट के बाद भी एक्सपर्ट ने अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर से डायग्नोस किया। ये एक सीरियस बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों के बेसिक राइट्स और सोशल नॉर्म्स को लगातार वायोलेट करता रहता है। उसके प्रोफाइल में कुछ बेहद चिंताजनक ट्रेट्स थी, जैसे कि प्रोफाउंड लैक ऑफ एम्पैथी। उसका पूछताछ के दौरान मुस्कुराना और पश्चाताप बिल्कुल शो ही नहीं करना, ये बताता है कि उसमें दूसरों का दुख समझने की क्षमता थी नहीं। ये साइकोपैथी का एक हॉलमार्क है। क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे जानवरों को तकलीफ देने में मज़ा आता था, जो इंटरपर्सनल वायलेंस का एक वेल डॉक्यूमेंटेड प्रीडिक्टर है। क्रिमिनोलॉजिस्ट उसे एक पावर और कंट्रोल ओरिएंटेड किलर की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा ऑफेंडर अपने विक्टिम्स पर पूरा दबदबा, डोमिनेंस हासिल करके ग्रेटिफिकेशन पाता है, मतलब कि उसे खुशी होती है दूसरों के ऊपर दबदबा हासिल करने में। अमरजीत ने इन्फेंट को अपना शिकार बनाया, जो सबसे बेबस विक्टिम्स होते हैं, मतलब कि वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते। उन्हें मारकर उसे वो पावर और कंट्रोल महसूस होता था जो अपनी उसकी खुद की ज़िंदगी से पूरी तरीके से गायब था। ये नर्चर और नेचर का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। हो सकता है कि उसमें कोई बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन हो, मतलब कि पहले की जन्मजात बीमारी हो, लेकिन उसके टॉक्सिक और नेग्लेक्टफुल माहौल ने उसे उस कमजोरी को एक कैटास्ट्रॉफिक लेवल से एम्पलीफाई कर दिया। एक 8 साल के सीरियल किलर की गिरफ्तारी ने लीगल सिस्टम के सामने ऐसी चुनौतियां पेश कर दी जिसके लिए वो तैयार ही नहीं था। उस वक्त देश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 लागू था। इस कानून का मकसद सज़ा देना नहीं था, बल्कि बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और सुधार था। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को जुवेनाइल माना जाता है, चाहे उसने कितना भी संगीन जुर्म किया हो। इसलिए अमरजीत पर एक एडल्ट की तरह मर्डर का केस नहीं चलाया जा सकता था और ना ही उसे जेल या फांसी की सज़ा दी जा सकती थी। लीगल सिस्टम ने क्या किया, ये मेन क्वेश्चन है। उसे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ माना गया और उसे मुंगर के एक चिल्ड्रंस होम यानी कि बाल सुधार गृह में रख दिया गया। और 2016 में जब वो 18 साल का हुआ तो उसे रिहा कर दिया गया, शायद एक नई पहचान के साथ। उसके बाद वो कहाँ गया ये ऑफिशियली किसी को नहीं पता।
ये केस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 की सीमाओं को साफ दिखलाता है। ये कानून छोटी मोटी चोरियां या मामूली झगड़े के लिए बनाया गया था, ना कि एक 8 साल बच्चे के सीरियल वायलेंस के लिए। उसको जिस रिमांड होम में रखा गया, क्या वहाँ उसके लिए प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का इलाज करने के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज थे? क्या डॉक्टर अवेलेबल थे? क्या उसकी पढ़ाई वगैरह के ऊपर क्या हिसाब रखा गया? ये कुछ कंफर्म नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसे वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जो एक इलाज तो डेफिनेटली नहीं है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो बड़े बड़े जो मुजरिम होते हैं, बड़े बड़े आदमियों का साइकोलॉजी को नुकसान पहुंचाता है, वो प्रॉब्लम करता है। बाकी सिस्टम बेबसी का सबूत यही है। तो अमरजीत साडा की कहानी का आखिरी सच क्या है? मीडिया ने उसे वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर का लेबल देकर सनसनीखेज क्यूरियोसिटी तो बना दिया। इस लेबल ने क्या हुआ पर फोकस किया, लेकिन क्यों हुआ का ज़रूरी सवाल दबा दिया। ये पूरा गायब ही हो गया, जैसे आजकल मीडिया कर रही है। ये केस एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक बच्चा जिसमें शायद जन्मजात साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, उस बच्चे को गरीबी, भेदभाव और घरेलू हिंसा के एक टॉक्सिक माहौल में रखा गया। परिवार ने उसके पहले जुर्म को छुपाकर इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल को फेल कर दिया, और आखिर में कानून और सरकारी सिस्टम जो उसकी मदद कर सकते थे वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। अमरजीत साडा की कहानी सिर्फ एक बॉर्न किलर की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज पर एक आईना है। ये इस बात का सबूत है कि जब सोसाइटी अपने सबसे कमज़ोर लोगों को नेग्लेक्ट करती है, तो उन्हें सुरक्षा देने में फेल होती है, तो उस फेलियर से एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा हो सकता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या हमारा सिस्टम आज भी ऐसे एक्सट्रीम केसेस के लिए तैयार है? और अमरजीत साडा जैसे बच्चों को ऐसे अंजाम तक पहुंचने से रोकने के लिए हमारे समाज के तौर पे क्या करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको इस डिस्टर्बिंग और कॉम्प्लेक्स केस की ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और केस के साथ, तब तक के लिए सोचते रहिए। नमस्ते, सायोनारा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।